हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टाउन में। अभी काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू सम रीजन, बट अब हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। कुछ चैप्टर हमारे स्किप हो रखे हैं, उसे मैं कवर करूंगा संडे संडे में। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर एनर्जी। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले हम समझेंगे वर्क क्या होता है। वर्क कोई कार्य जो हम करते हैं, कोई कार्य अगर हम जो करते हैं किसी सिस्टम पे तो उसे वर्क कहते हैं। कैसे करते हैं? मैंने किसी भी फोर्स लगा के फोर्स लगाऊंगा किसी सिस्टम पे तो वो डिस्प्लेस होगा, तो उसे कहते हैं वर्क। तो एक्चुअली में हम लोग वर्क के जो फार्मूला आता है, बेटा देखो, पहली बात तो वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है। हमने कहा जो वर्क डन होता है, कोई कार्य जो किया जाता है वो फोर्स के वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट ds। पहली बात तो यहां पे देखो ध्यान से, एफ क्या है? हमने जो फोर्स लगाया, और ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? ब्लॉक का। ब्लॉक का ही बोले बहुत अच्छा नहीं लगता है, ब्लॉक का बोलेंगे बहुत अच्छा नहीं लगता, इसको आगे समझाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का क्यों नहीं बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ? एफ डॉट ds। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या कैसे लिखेंगे? तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? एफ ds cos थीटा। एफ क्या है? फोर्स वेक्टर है। एफ और ds का जो ये मेरा हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बीच में जो थीटा बनता है वो क्या होता है? वेक्टर एंगल। तो यही क्या होता है? cos थीटा। ये सब मैंने वेक्टर में चर्चा की थी लंबी चौड़ी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कहोगे? वर्क डन इक्वल टू एफ ds cos थीटा। कहोगे अगर किसी बॉडी पे मैं अगर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, देखो अगर कोई बॉडी रखा है और मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं यहाँ से थीटा एंगल पे, ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेस हो गई ds, और ये फोर्स लगाऊं f, तो इसको कैसे लिखोगे? तो अगर कोई मास m बॉडी है उस पर फोर्स लगा किसी एंगल पे, तो इसे कौन मूव करा होगा? या तो एक तरह डायरेक्ट फार्मूला करो, वर्क डन इक्वल टू एफ ds cos थीटा। डायरेक्ट फार्मूला यूज करो। थीटा इज ए वेक्टर एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स, हम निकाल लेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखो कि सर इसको फोर्स इज ए डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स कैसा है? था स्केलर। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फोर्स कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको जोड़ते समय सोचते नहीं है। यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो नेट वर्क डन कैसे लिखते हैं? वर्क डन ड्यू टू पहला फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू दूसरा फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू तीसरा फोर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी तरह जब मुझे पता चला कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसे जोड़ते समय सोचते नहीं है। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला था एफ ds cos थीटा। एक ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो कि सर अगर किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में f, और यहां से एंगल थीटा है, बॉडी का मास m है, और जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये चला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे, तो इसको दो करने से फार्मूला यूज करेंगे। एक तरीका और है, तो कहोगे इसको अगर दो फार्मूला यूज करेंगे, वर्क डन कैसे लिखेंगे? टोटल वर्क डन ड्यू टू फोर्स। तो कहोगे इसको टोटल ड्यू टू इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? फोर्स हो गया, ds वेक्टर हो गया डॉट, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड ds cos थीटा। ये मेरा आंसर आ गया। पहली बात तो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होगी? तो f है न्यूटन में, और फोर्स है ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट यहाँ जो होती है वर्क डन की वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसी को बोलते हैं जूल।
इसी को क्या बोलते हैं? जूल। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। तो सर इसको कैसे और कर सकते हैं? वेक्टर को तोड़ के भी कर सकते हैं। मेरा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। या तोड़ के जोड़ो या जोड़ के तोड़ो, सब आंसर ठीक होगा। तो इसको दो कंपोनेंट ले लेते हैं बेटा। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जो वर्टिकल होगा एफ वर्टिकल वो कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। अच्छा से दो फोर्स हो गया, दोनों का फोर्स से वर्क डन निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो पहले हॉरिजेंटल से निकालेंगे, वर्क डन ड्यू टू हॉरिजेंटल फोर्स, तो कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। कहोगे एफ हॉरिजेंटल में ध्यान से देखो बेटा, हॉरिजेंटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल कितना लेंगे? कॉस थीटा 0। यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू कितना है? एफ कॉस थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू कितना? एफ कॉस थीटा। तो मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखा डॉट ds इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना लिखेंगे? 0। कॉस थीटा 0 पे कितना होता है बेटा? कॉस थीटा 0 पे कितना होता है? कॉस थीटा 0 पे हो जाएगा 1। इसलिए बेटा जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वर्क डन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खोजता हूँ कि दो वेक्टर पैरेलल मिले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं। तो वर्क डन कितना हो गया ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा? हो गया एफ ds cos थीटा। इसी तरह वर्क डन ड्यू टू वर्टिकल फोर्स के द्वारा लिखना चाहूंगा तो वर्टिकल फोर्स एफ साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट, लेकिन देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर, एफ साइन थीटा, एंगल बना 90, इसलिए बेटा इसका कितना हो जाएगा वर्क डन? 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। मेरा वैल्यू आ गया 0। दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा बेटा वो कितना होगा? वर्क डन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल प्लस वर्क डन ड्यू टू वर्टिकल होगा। वर्टिकल कारण जोड़ो तो नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आ गया? एफ ds cos थीटा। दोनों को ऐड कर दिया तो फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आ गया? तो चाहे तुम डायरेक्ट फार्मूला वेक्टर एंगल निकालो, चाहे तोड़ो फिर जोड़ो, मेरा आंसर गलत नहीं होगा। मजा मुझे उसी में आता है जब मैं तोड़ के वर्क डन निकालता हूँ, ऐसे नहीं मुझे फील नहीं आता। हाँ देखो बेटा ध्यान से, cos थीटा को कितना हो सकता है बेटा? ds। ये दोनों एंगल है फोर्स और ds। ये एंगल कहां से बेटा? ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है। cos थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कहानी समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एफ डॉट ds लिखो, एफ डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, नहीं तो तोड़ेंगे, दो वेक्टर तोड़ेंगे तो एक्सिस के लॉन्ग तोड़ेंगे तो एक्सिस के लॉन्ग, एक पैरेलल बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर, पैरेलल वाले का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मजा आ जाएगा। कितना आएगा ये? और परपेंडिकुलर वाला तो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। थोड़ी थोड़ी और बात बताता हूं बेटा। देखो कि पहली बात तो मेरा जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन जो होता है थोड़ा सा फील करते हैं क्या है यहाँ पे। जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट ds वेक्टर, एफ डॉट ds वेक्टर। पहली बात तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज का? ब्लॉक का। ये क्या है? ds। ये ds वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का हो जरूरी नहीं है, क्यों? देखो ऐसे बेटा किताबों में लिखा रहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लिया कि ये कोई स्पॉन्जी वाला बॉल है, स्पॉन्जी ऐसे जो दबाने वाला गोला, ऐसे जो स्पॉन्जी वाला बॉल होता है दबाया जाता है ना, उस वाला ब्लॉक, उसी तरह का ब्लॉक बनाया, मास m था। ये मेरा कोई दीवार था तो दीवार को मैंने ऐसे बना दिया। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो कहोगे स्पॉन्जी ब्लॉक है तो ये क्या होगा? डिस्प्लेस होगा कुछ ऐसे फोर्स। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स वो 0 है क्या? कहोगे नहीं, मैंने तो कार्य किया, क्योंकि मैंने अगर स्पॉन्जी बॉल को दबाया तो मैंने कार्य किया, तो वर्क डन तो 0 है नहीं, लेकिन ब्लॉक तो हिला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक तो कुछ हुआ ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कुछ नहीं हो तो वर्क डन 0 होना चाहिए।
लेकिन मेरा जब डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक वो तो जीरो है, तब भी वर्क डन जीरो नहीं हुआ, वो जीरो है तब भी वर्क डन जीरो नहीं हुआ। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, किसका, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का जहां अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को जहां अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बेटा देखो, जो डीएस होता है उसको ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फोर्स का जहां अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट किसका लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स, फोर्स का जहां मैंने कहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस चीज का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। लेकिन 99% 95% केस में जो डीएस हो जाता है वो ब्लॉक का ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये चलना चाहिए कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बोलना अच्छा नहीं है। हम बोलेंगे जो डीएस है वो फोर्स जहां अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो उसको अच्छे तरीके से कैसे बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हमें दो चीज समझा, डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैसे निकालते हैं, और आगे हम चर्चा करते हैं छोटी छोटी बातें। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर इन दोनों दो वेक्टर में एफ और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है तो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आग बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1। अगर दोनों परपेंडिकुलर है एफ और परपेंडिकुलर टू डीएस तो वर्क डन डायरेक्ट क्या कर दो बेटा जीरो, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है जीरो। ये कहानी अभी तक मैंने किया। बात आगे बढ़ती है बेटा, देखो हम थोड़ा सा और समझते हैं, फील करते हैं कि वर्क डन होता क्या है। पहली बात तो वर्क डन हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के कारण लिख सकते हैं, कितना फोर्स, बहुत फोर्स, कितना फोर्स, बहुत फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक पेंडुलम लिया, ध्यान समझो बेटा कि मैंने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम के यहां ले जाके छोड़ दिया, जैसे मैं छोड़ूंगा तो पेंडुलम ऐसे आएगा, पेंडुलम आएगा, हाँ आएगा। तो यहाँ कहोगे ये तो पेंडुलम बना हुआ धागे से, मतलब स्ट्रिंग से बना होगा, तो इसमें टेंशन आएगा। सर्कुलर मोशन में हम लोग जब पढ़े थे तो हमने पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कुलर मोशन में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होता है। तो कहोगे इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डीएस। अरे बोलो हाँ, तो कहोगे बहुत ध्यान से देखा जाए, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो वो टी आओ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा परपेंडिकुलर आ गया, हम तो वही तो खोज रहे थे, टी क्या है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। बहुत ध्यान से देखो बेटा कि अगर 90 डिग्री फॉर्म होगा तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स कितना होगा, जीरो। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स कितना होगा, जीरो। तो यहाँ एक फोर्स और लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, लेकिन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इसमें कुछ एंगल बन रहा है, वो मुझे नहीं पता कितना बन रहा है, जीरो नहीं होगा। पहले मैं जीरो की बात करता हूं, जो यहाँ टेंशन फोर्स है वो वर्क डन कितना कर रहा है, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, किसी भी फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन जीरो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे, इसका क्या मतलब समझेंगे बेटा बताओ। कि सर एक सिस्टम है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, टेंशन फोर्स भी लग रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि टेंशन तो बेकार चीज है, किसमें, इस सिस्टम के लिए। इस सिस्टम में टेंशन का कोई काम नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता था बचपन में। लेकिन ध्यान समझो बेटा कि किसी भी फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन जीरो हो, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका उस सिस्टम में इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका उस सिस्टम में इंपॉर्टेंस है। कितना इंपॉर्टेंस है ये समझो, अगर टेंशन नहीं होता तो उसे सर्कुलर पाथ में कोई ला ही नहीं पाता। अगर किसी भी फोर्स के द्वारा सिस्टम में वर्क डन जीरो है, इसका यह मतलब होता है कि वो सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका उस सिस्टम में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे जो टेंशन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर।
यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल जैसे ही फोर्स बनेगा वो लीड्स को खींचेगा सेंटर की तरफ, खींचेगा तो सर्कुलर पाथ में आएगा। तो कहोगे टेंशन का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अगर उसके द्वारा वर्क डन अगर जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका कोई काम ही नहीं है सिस्टम में। अगर वो नहीं होता तो सर्कुलर मोशन में कौन लेके आता। ऐसे बड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं कि सर मेरे पास एक सन है और उसके अगल बगल धरती माता घूमती है, देखो ऐसे अर्थ। तो कहोगे इन दोनों को खींचता कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ध्यान से देखो, कहोगे अगर इस पर टेंजेंशियल डाले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जीरो। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई काम नहीं है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है जो ये सर्कुलर में लेके आता है। और इसका यह मतलब नहीं, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। हाँ, इसका काम तो है। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन जीरो है तो दिमाग में से ये हटा देना कि उसका उस सिस्टम में काम नहीं। उसका ये मतलब होता है सिंपल भाषा में कि वो सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा। थोड़ी थोड़ी फील आई बेटा वर्क डन की। हाँ, वर्क डन मतलब क्या होता है, कार्य। वर्क डन मतलब क्या होता है, कोई कार्य करते हैं, फोर्स लगाते हैं जिससे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। हमें वेक्टर आता है तो डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं देखे हो तो वेक्टर का जो हमारा चैप्टर है उसे रिवीजन करो, फिर आगे इसको पढ़ना। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, मस्त शानदार जबरदस्त। इधर देखो कुछ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि सर हम वेक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें डिजाइन होते हैं। तो देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन कि अगर कोई मान लो कि मेरे पास कोई फोर्स है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, कोई फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में लिखूं अगर, इसको लिखता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बहुत सुंदर। और मतलब ये ब्लॉक कोई ब्लॉक था m इक्वल टू 2 kg का, और इस पे ये फोर्स लगा, इस पे ये फोर्स लगा, ये जो ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ बेटा वो 1,2 से लेके डिस्प्लेस हुआ 2,3 तक, या 2,4 लिख लो, 2,4। तो फाइंड द वर्क डन कहोगे, ये फोर्स लगा, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, तो मुझे वर्क डन लिखना आना चाहिए। तो पहले बात तो वेक्टर किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, वेक्टर, ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो मुझे क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना आना चाहिए। चर्चा हुई थी बेटा, तुम्हें बताया था कि पहली बात तो जो हमारा दो एक्सिस होता है एक्स और वाई और जेड, अगर मैंने किसी भी कोऑर्डिनेट को बता दूं कि ये कोऑर्डिनेट कुछ है, मान लो कितना है x1 y1 और z1, ये कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है x2 y2 एंड z2। तो बेटा देखो हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते थे कैसे लिखते थे, अगर ब्लॉक इनिशियल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे, बड़ा माइनस छोटा आई कैप, बड़ा माइनस छोटा जे कैप, बड़ा माइनस छोटा के कैप। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। जहां से चले जहां पहुंचे वहां हेड होता था, और जब ओरिजिन से मिला देते थे इसको पोजीशन वेक्टर बोलते थे R1, इसको क्या बोलते थे R2 वेक्टर। अब देखो कहोगे दो कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लूंगा, हाँ हम लिख लूंगा। देखो देखो बेटा इसको मैं हटा देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। दो चीज में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मेरा जो मास था वो कहां से गया था बेटा, कोई मास था 1,2 से लेके ये फोर्स अप्लाई हुआ था जो वेक्टर फॉर्म में दिया था, वो कहां तक गया था बेटा 2,4 तक गया था ना। तो कहोगे पहले हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, कहोगे बड़ा एक्स में से बड़ा माइनस छोटा, कहोगे यहां से मूव किया यहाँ तो ये इनिशियल पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन हुआ। तो कैसे लिखूंगा 2 - 1 आई कैप, फिर 4 - 2 प्लस 2 जे कैप। अच्छा बहुत सुंदर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया।
यहाँ मैंने 2 कोऑर्डिनेट लिया, 3 कोऑर्डिनेट लेता तो k कैप आ जाता। और ध्यान से देखो बेटा, तो वर्क डन कैसे लिखूंगा, वर्क डन लिखूंगा f डॉट ds। अरे बोलो, अब डॉट प्रोडक्ट मुझे आता है, इसको कितना लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना लिखूंगा i प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप लिख लेता हूं। तो आंसर कितना, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो i के साथ i मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 के साथ 6 प्लस 0, तो आंसर कितना हो गया बेटा 8 जूल। बहुत सुंदर, बहुत खतरनाक। अब इसी को देखो बेटा, हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक हम बार बार ये लेना जरूरी नहीं है, ये कब लेते हैं जब फोर्स क्या होता है कांस्टेंट। लेकिन मुझे बेसिक में भी पता है कि सर, हाँ सर, वहां आपने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि छोटा छोटा dxy है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, तो अगर मैं वर्क डन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वर्क डन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, तो कहोगे f डॉट ds, तो वो कहोगे f इज ए वेक्टर फॉर्म, f वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट ds को कैसे लिख लूं, ds को कैसे लिख लूं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अरे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, होगा इसका मल्टीप्लाई इसका, तो कितना हो गया 2dx आई उड़ गया प्लस 3dy माइनस माइनस dz dz। अगर लिमिट लगा देंगे बेटा, कहां से कहां तक गया था पार्ट के, इसी को करते हैं। और x में कहां गया था, x में गया था 1 से 2, x में गया था 1 से 2, y में कहां से गया था 2 से 4, और 0 मतलब z कॉर्डिनेट है तो 0 से 0 ले लो क्योंकि z है ही नहीं ना। तो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बहुत ds का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगता बेटा कितना 1 से 2 प्लस 3 बाहर dy, लिमिट लग लो कितना 2 से 4, ये कितना हो गया 0, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 3 इंटू 2, वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस 6 8। अच्छा, आंसर सेम आया, हाँ सेम ही आएगा। ये बेसिक तरीका था बेटा, हम जब कभी भी वर्क डन निकालेंगे तो ऐसे नहीं चलेंगे। वो काम कब करेगा जब फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स वेरिएबल दे दिया तो वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो हम बेसिक से करेंगे, डीएस को कैसे लिखेंगे इस तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक नहीं अपनाओगे तो मामला फेल हो जाएगा। डीएस को कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले में लिख के सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ बेसिक वाला, कि मेरे पास कोई फोर्स है, फोर्स मेरा कुछ इस तरह से देखो बेटा 2xi कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, ठीक। और जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है, कहां से कहां तक ब्लॉक मूव किया, वो मूव किया 1, 0, 2, 1, 3 यहां तक मूव किया। तो कहोगे ब्लॉक कहां से मूव किया, यहां से मूव किया, कहां तक गया, यहां तक गया फाइनल। तो पहली बात तो यहां कहोगे जो फोर्स है वो वेरिएबल है। अच्छा सर क्यों वेरिएबल है, क्योंकि कांस्टेंट x भी वेरी कर रहा है, x चलने लगते हो तो, और y भी वेरिएबल फोर्स है। बहुत सुंदर। तो कहोगे पहली बात तो वेरिएबल फोर्स है तो पिछले वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम बेसिक से करेंगे। कैसे बेसिक से, तो लिखूंगा, तो वर्क डन निकालना था मुझे, वर्क डन निकालना तो कैसे लिखूंगा 2xi कैप प्लस y स्क्वायर j कैप डॉट ds कैसे लिखूंगा dxi कैप प्लस dy j कैप। ओके k है नहीं तो मैं लिखने लगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। बहुत सुंदर। इसका डॉट इसके साथ लोगे तो कितना आ जाएगा 2x
dx का इंटीग्रेशन प्लस y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन। बहुत सुंदर। लिमिट लगा दो, कहोगे x कहां से वेरी किया, x कहां से वेरी किया, 1 से 2, 1 से 2, और y कहां से वेरी किया, 0 से 1, और z है ही नहीं, वेरी कर रहा, z कॉर्डिनेट दे रखा लेकिन मतलब नहीं, क्योंकि वहां फोर्स ही नहीं लग रहा, तो हटा दिया उसको, वो तो 0 हो जाता। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 8 से 2 प्लस इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1। वैल्यू पुट करो, 2 को 2 को खा गया, यहाँ कितना आ गया 4 माइनस 1 प्लस इसको पुट करोगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 बाई 3 माइनस 0, ये कितना होगा 3 प्लस 1 बटा 3, वैल्यू कितना आ गया 10 बटा 3 जूल। अरे समझा। तो वेक्टर जो है निकालने का बेसिक तरीका अपनाएंगे हम, ऐसा नहीं कि तुम सिंपल वाले तरीके से करो जो वेक्टर निकालते थे, लेकिन वो कब एप्लीकेबल होगा, जब फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ये समझा बेटा, वेरिएबल फोर्स का कैसे निकाला जाता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ऐसे बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ समझो कि x इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर, ठीक है, x इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, t इज ए टाइम दिया हुआ है, सब फालतू फालतू चीज बोला हुआ है। कह रहा मास कितना है ब्लॉक का, मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है 2 kg, कितना दे रखा है 2 kg। कह रहा फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क डन बता दो। तो इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका ऐसे होगा, देखो पहली बात तो इसमें कोई पहले तो ये गलती मत करना कि वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिखूं फिर यहां पुट करूं, ऐसा फालतू फालतू कहानी नहीं। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में दिया है तो हम अप्रोच करेंगे एक्सेलरेशन की तरफ। देखो बेटा, कहोगे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt ही तो वेलोसिटी होती है, तो कितना आ गया 2t, मेरा वेलोसिटी आ गया, और dv बाई dt क्या होता है एक्सेलरेशन, तो 2 आ गया। बहुत सुंदर, एक्सेलरेशन तो 2 आ गया, मास 2 भी दिया है, तो फोर्स कितना आ गया बेटा मेरा, फोर्स कितना आ गया, फोर्स 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 न्यूटन। तो अगर 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा 2 का होल स्क्वायर 4, तो वर्क डन कितना होगा, तो अगर दोनों वर्क डन निकालते समय क्या करेंगे बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एफ डॉट डी एस होता है, दोनों में एंगल 0 रहा होगा, तो 4.4 तो कितना आ गया 16 जूल, कितना आ गया 16 जूल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं, एक्स में दे दे, वाई में दे दे, वैसा दे दे, वैसा दे दे, मुझे आता है। हाँ, और देखो, और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं बेटा वर्क डन के ऊपर, तबाही मचा देते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेटा, देखो और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं लूंगा, जितना अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे कि ऐसे मेरे जो एग्जाम में आते हैं, फालतू में तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बस देखो, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको भी कर सकते हैं क्या कि सर कोई फोर्स है ऐसे लगा, ब्लॉक है ऐसे, अच्छा ये मेरा फोर्स हो गया बेटा F इक्वल टू 10 न्यूटन, यहां से एंगल बना दिया 37 डिग्री, ये है ऐसे है, ठीक, मास दे रखा है 2 kg, फोर्स लगा वैसे लगा वैसे लगा वैसा लगा, आ ठीक है। तो कहोगे t इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, t इक्वल टू 0 पे कोई फ्रिक्शन नहीं लिया है, फ्रिक्शन 0 बोला है। हाँ, कह t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ हो, कह फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में इसका वर्क डन बता दो। पॉज करो, ध्यान से समझो क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। कह रहा 3 सेकेंड में इसका क्या बता दो वर्क डन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो मैं पहले रिजॉल्व करूंगा, पॉज करो, रोको और करो, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो
हो गया, इधर आ जाएगा cos के साथ, तो 10 cos 37 4/5, ये वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये आएगी 6। ठीक है, तो अगर 8 न्यूटन इधर लगा और 6 न्यूटन इधर लगा, तो बेटा कहोगे पहले 3 सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मुझे पता है कि इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट किया होगा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट, न्यूटन सेकंड ला क्या देता है, मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स वही क्या देता है, एम ए। तो नेट फोर्स कितना हो गया मोशन के डायरेक्शन में 2a, तो नेट फोर्स हो गया 8 इक्वल टू 2a, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो ठीक, अगर ए आ गया तो मैं क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, एफ इक्वल टू कितना हो गया हाफ, 4 कितने टाइम में 3 गुणे 3, ये कितना आ गया 2, 9 तो 9 दूनी 18 मीटर हो गया, 18 मीटर आ गया। तो वर्कडन कैसे निकालूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स कितना होगा एक्सप्रेशन पता है, तो मास है 2 इंटू 4 हो गया 8, तो 8 गुणे 18, तो 8 64 का 4 हासिल 6, 8 अंगनम 8 6 14 जूल, 144 जूल। ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं मतलब समझाता हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क डन डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, अगर मैं धरती पे खड़ा होकर देख रहा हूं किसी चीज को और मेरा एक्सेलरेशन 0 है, या मैं चलूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलूं, तो इसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है। लेकिन मैं उसी फ्रेम में बैठ जाऊं जिसमें बॉडी चल रही है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाऊं, तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, वहां लगते हैं क्या बेटा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगता है जिससे हम न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन है क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, सोचो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान समझना कि आप ऐसा क्वेश्चन कराते हैं कि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी आ जाए और हम इस पे समझ पाए कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रैक है, देखो ऐसे ट्रैक, एक मस्त ट्रैक है, इतना बड़ा ट्रैक बनाया क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना ना चीजें समझनी है, क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ये 37 डिग्री दे रखा है, ये ब्लॉक दे रखा है बेटा 2 kg का, यहां से दे रखा है वेलोसिटी, इसके कांस्टेंट वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हाँ हो हाँ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पहली बात तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कितना होगा 0 सिस्टम पे, ठीक है। तो ये दिया हुआ ब्लॉक इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ट्रक के रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ होगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन आ रहा होगा, फ्रिक्शन होगा, कोई भी म्यू की वैल्यू नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि ब्लॉक रेस्ट में है और रुका हुआ है। तो कह रहा है हम दो चीज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो हमें दो चीज निकालना होगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स और वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। हमें दो चीज पूछा है, अरे ढेर सारे फोर्स है मैं सबसे निकाल सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी चीजें हमें समझनी है कि कैसे क्या करना है। पहली बात तो सर कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, मास दिया है ना, हाँ, तो हाँ इसमें टाइम भी दे देता हूं नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। फाइंड द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बताना है इसका वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन और वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कितना आएगा इन 2 सेकेंड, क्योंकि बॉडी चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो हमें टाइम देना पड़ा। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, अच्छा जी, अच्छा वो ब्लॉक रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो मैं पहले इसको वैसे बनाया, यहां से आया 37 डिग्री,
ब्लॉक रेस्ट में है, 2 kg का ब्लॉक रुका हुआ है, तो कहोगे इधर कितना आएगा, एम जी साइन थीटा, एम कितना है 2, 10 साइन 37 3/5, यहाँ आया 2, यहाँ आया 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आर 12 न्यूटन। और नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल ऊपर जाएगा तो एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा, एम जी कॉस 37 डिग्री, तो ये कितनी आ जाएगा, 2 गुणे 10 गुणे 4/5, देखो ये कितना आएगा 16 न्यूटन, बहुत सुंदर। तो नॉर्मल कितना आया 16। बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा पीछे, तो फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू, वेरिएबल फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो अगर ब्लॉक रुका है तो वेरिएबल फ्रिक्शन लगा होगा, हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो तो म्यू होता, तो कहोगे जो हमारा जरूरत वाली फ्रिक्शन है उसके बराबर हो जाएगा, तभी तो ब्लॉक को चलने नहीं दे रहा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 12 न्यूटन। अब ध्यान से देखो बेटा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में कितना हुआ, तो अगर वेलोसिटी दो है 2 टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 2 कितना हो गया 4 मीटर 2 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर, और मेरा फ्रिक्शन फोर्स ये है, फ्रिक्शन कौन सा है ये है, ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन में एंगल खोज ले तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो बेटा, अगर 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 ये देखो फ्रिक्शन को यहां से ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा एंगल निकालने में, ये 37 होता था, तो ये कितना होता था, ये वाला एंगल कितना होता था, ये वाला एंगल हो जाएगा 37, ये हो जाएगा, छोड़ो उस वजह से नहीं, हम फ्रिक्शन और मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 37, ये 53, तो ये 37, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री। अरे बोलो किसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्रिक्शन में। बहुत ध्यान से देखो, कुछ ऐसे आएगा का, फ्रिक्शन इधर लग रहा है 12 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ 4 मीटर का, इन दोनों में जो एंगल आ रहा है वो 180 माइनस 37 डिग्री। तो ठीक है, तो वर्कडन निकाल लेंगे बेटा, वर्कडन कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स डॉट ds, तो फ्रिक्शन कितना है 12, डिस्प्लेसमेंट 4, कॉस 180 माइनस 37 डिग्री। बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो कॉस 180 माइनस हो गए, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रेशियो चेंज नहीं होता, वर्टिकल लाइन होता है तो रेशियो चेंज होता है, तो कॉस का सॉक्सी आएगा लेकिन माइनस के साथ, माइनस 12 × 4 × कॉस 37 डिग्री, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 12 × 4 × 4/5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 12 माइनस 12 गुणे 16 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पॉइंट दो 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 16 16 16 दूनी 32, ऐसा कर लो 25, अब कर लेना इसमें जो जूल में आएगा आंसर, माइनस के साथ, माइनस के साथ कितना आएगा जूल में आएगा। और देखो इधर, अब नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा पूछा था, तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी निकाल देंगे, वो भी इजी है। देखो अगर नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा पॉपुलेगा वर्क डन टू नॉर्मल फोर्स, तो कितना लिखूंगा, फोर नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल, तो अगर नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल देखें तो ये 37 था, तो ये 53, तो ये 37, तो ये 53 डिग्री, तो वैल्यू कितनी लिख दूंगा, नॉर्मल 16, डिस्प्लेसमेंट 4, कॉस 53 डिग्री, 16 × 4 × cos 53 3/5, इतना जूल। मुझे क्या बताना था, पहली बात तो जब कुछ ना बोले तो हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे चीजें, कुछ ना बोले तो कहां से देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे। तो ये सब चीज मैं कहां से निकाल रहा था, ये नॉर्मल फ्रिक्शन के द्वारा, ये सब ग्राउंड के फ्रेम से दिखा रहा था, इनर्शियल फ्रेम, ना बोले तो कुछ नहीं। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठूंगा और चीटा बन के यहाँ बैठ जाऊंगा, चीटा बन के यहाँ बैठूंगा और इसे देखूंगा, तो ये चलते हुए दिखेगा तो रुका हुआ दिखेगा, तो अगर चलते हुए नहीं दिखेगा रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि तो उसी फ्रेम में बैठ गए हैं। तो अगर मैं वर्क डन टू फ्रिक्शन किस जगह में बेटा देखूं, इन ट्रक के फ्रेम में देखूं, तो ट्रक के फ्रेम में देखूंगा तो चलता हुआ नहीं दिखेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो एक चीज तो क्लियर है सर, वर्क डन फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करता है, यस।
करता है। तो वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहां तक बात हुई है बेटा। आगे हम आज इतना ही करते हैं। कल एक नया लेक्चर आएगा इसके साथ कि वेरिएबल फोर्स और ग्राफ में कैसे कैसे बनता है। जो हमारा इस बार एग्जाम का टारगेट है जो मंडे को होगा, वहां तक हम सिलेबस कवर करेंगे एक एक दिन लेके और सब पूरा होगा। आज के थोड़ा इसको शेयर करो बेटा। जितना तुम लोग इसको लाइक शेयर करोगे उतना बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा झन्नाटेदार। बस देखते रहो।